हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी ओके होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैप प्रोजेक्शन यानी मानचित्र प्रक्षेप। तो आज की क्लास में हम समझेंगे किस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रोजेक्शनों को शामिल किया जाता है और कौन कौन से प्रोजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैप प्रोजेक्शन है क्या। सबको पता है ग्लोब पर आप सभी पूरी पृथ्वी यानी ग्लोब की रचना कुछ इस तरीके से हुई है कि हम अपनी पृथ्वी का प्रतिरूप उसमें देख लेते हैं। यानी पृथ्वी के दूसरे रूप की बात करें तो आप पृथ्वी के दूसरे रूप को ग्लोब के रूप में देख सकते हो। ठीक है, ग्लोब तो आप सबने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके की रचना होती है ग्लोब की। ठीक है, तो ग्लोब पर हमारी पृथ्वी के विभिन्न भागों को हम देखते हैं। आपके महासागर, महाद्वीप, उन सबको हम देखते हैं। ये आपकी 0 डिग्री, फिर भाई ये आपकी अक्षांश रेखाएं, मैं सारी अक्षांश रेखाएं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो कुछ इस तरीके का ग्लोब होता है और पृथ्वी का एक अच्छा प्रतिरूप माना जाता है ग्लोब। तो ग्लोब के बहुत सारे गुण हैं। ग्लोब में आप किसी भी एरिया की शुद्ध आकृति देख सकते हो, शुद्ध दिशा देख सकते हो, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, एरिया देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं। अलग अलग पार्ट में ये बटा हुआ है, देशों में, महाद्वीपों में, महासागरों में। बट हम ग्लोब को तो अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते, ग्लोब को हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। इसीलिए आपके क्या बने, मैप बने, मानचित्र बने। अब ये देखो, ग्लोब हमारा इक्वल नहीं है, यहाँ से गोलाई पर है, यहाँ से भी गोलाई में है। अब मैप में इस चीज़ को हम कैसे दर्शाएं। आपके एक समतल कागज पर हम इस तरीके की चीज़ों को कैसे दिखाएं, जबकि ये वाला पार्ट हम दिखा सकते हैं बट ये वाला पार्ट तो गोलाई में आ गया ना। तो आप कैसे दिखाओगे इसको किसी सिंपल से कागज पर। तो जब कागज पर, एक सिंपल से कागज पर ग्लोब की जो ये अक्षांश रेखाएं यानी ये वाली आपकी लैटिट्यूड लाइंस एंड ये वाली जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है, ये है भैया हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। तो जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन को किसी भी लाइट की सहायता से या किसी भी ज्यामितीय यानी जियोमेट्रिकल विधि के द्वारा, किसी भी जियोमेट्रिकल मेथड के द्वारा या किसी भी प्रकाश की सहायता से या लाइट की सहायता से जब इस प्रकार की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसी भी पर्दे पर या किसी भी कागज पर अंकित किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। समझे आप। आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। आपने टीवी में देखा है ना, गांव वगैरह में लोग सब इकट्ठे बैठकर टीवी देखते हैं। मीन्स वहाँ पे सबके घरों में टीवी नहीं होते, तो जैसे कि हम मूवियों में देखते हैं तो वहाँ एक पर्दा लगा देती हैं और एक तरफ से किरणें जाती है उस पर्दे के ऊपर और पूरा गांव बैठ के एक साथ मूवी वगैरह देखते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रोजेक्शन ही तो है। आप लाइट गिर रहे हो पर्दे के ऊपर, सारी चीज़ें इंक्लूड किसके अंदर है, जिसमें से लाइट बाहर निकल रही है उस लाइट में। तो जो भी अंदर चित्र थे उस लाइट के माध्यम से पर्दे पर जा गिरे और प्रोजेक्शन बन गया, प्रक्षेप। इसे ही तो कहते हैं प्रक्षेप या प्रोजेक्शन। ऐसे ही आपके यहाँ पर होता है, ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से या आपके ज्यामितीय विधि की सहायता से जब किसी समतल कागज पर अंकित कर देना, छाप देना, तो इसे ही कहते हैं मैप प्रोजेक्शन। और ऐसा क्यों नीड पड़ी इस चीज़ की, क्योंकि भाई हम हर जगह आपके ग्लोब को नहीं रख सकते, ग्लोब हम कैरी नहीं कर सकते, जबकि एक सिंपल कागज़ को आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट में भी इजीली रख सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई बार आपकी, अगर हमें किसी दो एरियाज़ की आपस में तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो ग्लोब पर हम किसी दो एरियाज़ की तुलना नहीं कर पाते, जबकि मानचित्र पर आप पूरी पृथ्वी का मानचित्र एक साथ में देख सकते हो और दो एरिया
व्यास का कंपैरिजन भी हो सकता है। ग्लोब पर आपको जब घुमाना पड़ेगा तब आपको इसके पीछे वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ग्लोब पर एक बार में हम सारी चीज़ें नहीं देख पाते, और एक मानचित्र पर जितना आपने मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई हैं, या जो भी आपने देश बनाया, महाद्वीप बनाया, तो आप उस सब सारी चीज़ों को, सारे डेटा को एक साथ एक ही बार में अपनी आंखों से देख सकते हो। तो यही है आपका प्रोजेक्शन। सिंपल तौर पर ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को या उनके जाल को प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से, या फिर जियोमेट्रिकल मेथड की सहायता से किसी कागज पर उतार देना, अंकित कर देना, प्रोजेक्शन कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। तो आपकी जो ग्लोब है, तो ग्लोब में हमें किसी भी एरिया का शुद्ध क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है, शुद्ध आकार प्राप्त हो जाता है, आकार कह लो या आकृति कह लो। इसके साथ हमें शुद्ध दिशा का भी ज्ञान हो जाता है ग्लोब से, ठीक है, और शुद्ध दूरी का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें शुद्ध रूप में मिलती है हमें ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब आपका सेम टू सेम पृथ्वी जैसा है देखने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें शुद्ध मिल जाती है। बट जब हम इन चीज़ों को किसी मानचित्र पर उतारते हैं ना, तो आपको केवल एक या दो ही जो पॉइंट है वही शुद्ध रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप समझ गए क्या होता है आपका प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, किस तरीके से इसमें काम होता है और कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। तो अब आते हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, यानी मानचित्र जो आपका प्रक्षेप है इसका वर्गीकरण। तो दो विधियों के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है भाई। एक होता है क्वालिटी के आधार पर और दूसरा होता है बनावट के आधार पर। तो सबसे पहला क्वालिटी के आधार पर, यानी गुण के आधार पर मानचित्र का वर्गीकरण, मानचित्र का वर्गीकरण। और सेकेंड इज रचना विधि के आधार पर, या फिर आप इसे कह सकते हो बनावट के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले गुण के आधार पर, मानचित्रों का नहीं, मानचित्र प्रक्षेप, गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का एग्जाम्पल या आप कुछ भी वर्गीकरण कह सकते हो। तो जो गुणों के आधार पर है, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या है, ये गुण ही तो हैं। किसी भी क्षेत्र का एरिया, उसकी आकृति, उसकी दिशा, उसकी दूरी, ये सब क्या है, उस एरिया की क्वालिटी है, उस एरिया के गुण हैं। जब ये सारी चीज़ें ग्लोब पर तो हमें शुद्ध रूप में देखने को मिल जाती हैं, बट मानचित्र पर जब हम इस प्रकार के रेखाओं के जाल को किसी भी मैप पर बनाते हैं, कागज पर बनाते हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ही गुणों को शुद्ध रूप से दिखाया जा सकता है मानचित्र पर। यानी जब आप इन जाल को किसी समतल कागज पर बनाओगे तो इन क्वालिटीज़ में से केवल एक या दो ही क्वालिटी एक प्रकार के प्रोजेक्शन में शामिल की जा सकती है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं है कि आप सारी क्वालिटीज़ को एक साथ डिफाइन कर दो, दिखा दो। कुछ ना कुछ अशुद्ध रूप से ज़रूर रह जाएगा। कोई प्रोजेक्शन आपका एरिया शुद्ध दिखाएगा तो आकृति रह जाएगी, कोई प्रोजेक्शन आपकी दिशा शुद्ध दिखाएगा तो भाई दूरी रह जाएगी। तो कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर रहेगा प्रोजेक्शंस के अंदर। तो जब मानचित्र पर आपकी रेखाओं के जाल को बनाया जाता है, ग्रिड को बनाया जाता है, तो इनमें से कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर छूट जाती है। एक क्वालिटी को लेके चलोगे तो दूसरी में गड़बड़ हो जाती है, दूसरी को लेके चलोगे तो तीसरी में गड़बड़ हो जाती है प्रोजेक्शंस के अंदर। तो गुणों के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण, तो इसमें सबसे पहला आता है भाई हमारा शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप। तो क्वालिटीज़ को उठाएंगे ना, तो आपके जो प्रक्षेप रहेंगे, प्रोजेक्शन रहेंगे, उनके नाम भी क्वालिटीज़ के आधार पर ही होंगे। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, शुद्ध क्षेत्रफल यानी, और चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे आपकी आकृति कैसी भी हो, डायरेक्शन कैसी भी हो, डिस्टेंस कैसा भी हो, पर एरिया बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मीन्स शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप के अंदर आपका इक्वल एरिया, इसे इक्वल एरिया भी कहते हैं। शुद्ध क्षेत्रफल यानी सम क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसे इक्वल एरिया, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और भाई इसका एक और नाम है होमोलोग्राफिक
प्रोजेक्शन, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी इसी का ही नाम है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन, निम्न में से किस प्रकार के प्रोजेक्शन को होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये आपके शुद्ध क्षेत्रफल वाले ही होते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्शंस को बनाते वक्त किसी भी एरिया के क्षेत्रफल की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है, यानी एरिया की जो क्षेत्रफल होगा उसको शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। बाकी इस तरीके की एरियाज को शुद्ध करने के चक्कर में कई बार डायरेक्शंस गलत हो जाती है, डिस्टेंस गलत हो जाता है, आकृतियाँ गलत हो जाती हैं, कई बार तो लंबाई और चौड़ाई, ये चीज़ें भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट चाहे कितनी ही कुछ अशुद्धियाँ शामिल हो जाए, बट उस प्रोजेक्शन में उस एरिया के क्षेत्रफल को शुद्ध रूप से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस प्रकार के प्रोजेक्शंस में। विश्व के डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए, यानी वितरण मानचित्र बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं इक्वल एरिया प्रोजेक्शन या होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। समझ गए भाई? तो सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि एरिया इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे, बाकी और चाहे कुछ कितने ही गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शुद्ध आकृति प्रक्षेप। नंबर 2, गुणों के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप पढ़ रहे हैं। शुद्ध आकृति प्रक्षेप, जिसे आपका इंग्लिश में अगर हम बात करें ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, द शेप भी कह देते हैं, द शेप और ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। शुद्ध आकृति, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है शुद्ध आकृति, यानी ये प्रोजेक्शन क्या दिखाएंगे, ये प्रोजेक्शन किसी भी एरिया की शुद्ध आकृति को डिफाइन करेंगे। किसको? शुद्ध आकृति को डिफाइन करेंगे। बाकी और कोई पॉइंट कैसा भी हो, इनको कोई लेना देना नहीं है, बट शुद्ध आकृति को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे जैसी उसकी आकृति होगी। और आकृति के अलावा चाहे क्षेत्रफल कुछ भी हो जाए, आपकी दिशा कौन सी भी हो, दूरी कैसी भी हो, बट आकृतियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आकृति को शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार के प्रोजेक्शन के अंदर। अक्षांश, यहाँ पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई जाएंगी वो एक दूसरे को समकोण पर ही काटती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पर ही काटती हैं। वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र हैं, वो आपके इसी तरीके के प्रोजेक्शन पर बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं शुद्ध आकृति प्रोजेक्शन। तो किसी भी देश की जो एक्चुअल आकृति है वो इसी प्रकार के प्रोजेक्शंस में देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड के पॉलिटिकल जो मैप होते हैं वो आपके ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस पर ही बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शुद्ध दिशा प्रोजेक्शन। शुद्ध दिशा, या फिर इसके कई नाम है, इसको खमद्य भी कहते हैं, खमद्य, या एक और नाम है भाई इसको दिगंश प्रक्षेप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं द बियरिंग, या फिर द बियरिंग, या एक और नाम है इसका एजीमुथल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो शुद्ध दिशा, खमद्य या दिगंश तो इससे रिलेटेड ही लग रहा है। तो शुद्ध आपकी दिशा, तो इस प्रकार के प्रक्षेप के अंदर डायरेक्शंस का ध्यान रखा जाता है। किसी भी एरिया को प्रेजेंट कर रहे हो आप प्रोजेक्शन में, तो उस प्रोजेक्शन में उस एरिया की जो दिशाएं हैं वो शुद्ध हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है इस प्रकार के प्रोजेक्शंस के अंदर। बाकी और आकृति, क्षेत्रफल कोई कुछ कैसा भी हो, बट दो बिंदुओं को यहाँ पर देखो, मान लो कोई 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली कोई रेखा है, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा की वही डायरेक्शन होगी, वही दिशा होगी जो उस रेखा की ग्लोब पर है। मानचित्र पर
उस सरल रेखा की जो दो पॉइंट्स को मिला रही है वही डायरेक्शन होगी जो कि आपकी ग्लोब पर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर शुद्ध दिशा का पूरा ध्यान रखा जाता है और ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं एक ग्रेट सर्कल भी बनाती है, जैसे आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो कि एक ग्लोब पर बहुत बड़ा सर्कल बनाती है, वृत्त बनाती है। तो आपके जो विभिन्न जलमार्ग हैं, वाटरवे हैं, पवनों की दिशा को दिखाने के लिए, महासागरीय धाराओं को दिखाने के लिए इसी प्रकार की प्रोजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो आपके जो जलमार्ग हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, उसके अलावा आपकी जो पवनों की डायरेक्शंस हैं, इसके अलावा आपकी जो महासागरीय धाराएं हैं, ओशियन करंट हैं, उन सबको दिखाने के लिए इसी प्रकार के प्रोजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। समझ गए भाई। लास्ट आता है हमारा क्वालिटी के आधार पर नंबर 4 इज दूरी, यानी समदूरस्थ प्रक्षेप। समदूरस्थ प्रक्षेप, देखो समदूरस्थ प्रक्षेप, इसे ट्रू स्केल के नाम से भी जानते हैं। ट्रू स्केल, ठीक है, या इक्वी डिस्टेंट आपका डिस्टेंस प्रोजेक्शन, इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन या ट्रू स्केल। समदूरस्थ प्रक्षेप यानी यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैसे? ग्लोब पर मान लो आपके ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये है, तो उसी तरीके से मानचित्र पर भी इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिल्कुल इतनी ही रखी जाएगी। तो जो इनकी बीच की दूरी है ग्लोब के एटीजीज बनाई जाती है सेम टू सेम, और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो समान दूरी, यहाँ पर आपकी दूरी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी या किसी भी अन्य तत्व, एक तत्व के दूसरे तत्व के बीच की दूरी, उन ग्लोब पर जो दूरी होगी दो पॉइंट्स की, वही दूरी आपकी मानचित्र पर बनाई जाती है इस प्रकार की समदूरस्थ प्रक्षेप के अंदर, ठीक है। तो सभी अक्षांश पैमाना या तो सभी अक्षांश रेखाओं पर कई बार शुद्ध रह जाता है, या आपके सभी ये एक टाइम पर है ना एक ही जगह शुद्ध रह सकता है। या तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन आपकी अक्षांश रेखाओं पर शुद्ध होंगे, यानी आपकी लैटिट्यूड लाइन पर जो दूरियां हैं आपस की वो शुद्ध होंगी, या फिर भाई आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन पर होंगी यानी देशांतर रेखाओं पर, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कुछ अक्षांश रेखाओं पर और कुछ देशांतर रेखाओं पर इस प्रकार के प्रोजेक्शंस शुद्ध होते हैं। तो समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे मानचित्र को एक साथ में शुद्ध रूप में नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के प्रोजेक्शन के अंदर पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया को लिया जाता है और फिर आपके प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं। तो ये था भाई आपका समदूरस्थ प्रक्षेप, ट्रू स्केल। तो क्वालिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन, तो 4 टाइप्स थे। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप, जिसमें आपकी क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। सेकेंडरी शुद्ध आकृति प्रक्षेप, जिसमें आकृतियों का ध्यान रखा जाता है उनकी शुद्धता का। तीसरा शुद्ध दिशा या दिगस या खमध्य प्रक्षेप, जिसमें डायरेक्शंस का ध्यान रखा जाता है दो पॉइंट के बीच का। समदूरस्थ प्रक्षेप नंबर 4, और इसमें आपके ग्लोब पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपके मानचित्र पर भी उतनी ही दूरी को दर्शाएगा, तो दूरियों का ध्यान रखा जाता है। तो ये था भाई आपके गुणों के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट आता है हमारा रचना विधि के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण, जो मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन है बनावट के आधार पर। तो इसमें हम बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे, और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत इजी है प्रोजेक्शन। वैसे बच्चे काफ़ी करते हैं कि वही प्रोजेक्शन बहुत मुश्किल है, इतने मुश्किल नहीं है प्रोजेक्शन। अगर आप एक एक प्रोजेक्शन को बना के पढ़ोगे ना, तो आपको ईजिली सारे प्रोजेक्शन समझ में आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ आप सबके लिए पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट जियो का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भाई ज्वाइन करें अचीवर्स एकेडमी ऐप। तो पीजीटी और नेट लेवल की जियो मिलेगी, वहाँ पर आप DSSB, KVS, NVS या फिर
HTET और उसके साथ अदर स्टेट PGT लेवल का जियो का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर जाइए और ज्वाइन कीजिए अचीवर्स अकेडमी ऐप। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण। रचना विधि के आधार पर तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है हमारा बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। देखो भाई, सिंपल सी बात, आप सबके घर में बेलन है, ठीक है, बेलन है सबके घर में। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में मिलती है, रोटियां बेलते हो आप बेलन से, तो बेलन आप सबके घर में है। अब उसी तरीके से आप एक कागज लीजिए और उस बेलन के चारों ओर फोल्ड कर दीजिए। देखो बेलन है ना आपको बेलन की यहाँ पे डंडियां होती है ना, उन डंडियों को हटा के तो जो ये बेलन बच गया, इस बेलन पर आप एक कागज को फोल्ड कीजिए। आपने एक कागज फोल्ड कर लिया, उस कागज को बेलन में से निकाल लीजिए, बेलन निकाल के अलग कर दो। अब एक छोटा सा क्या करोगे, एक छोटा सा आप ग्लोब लोगे और उस ग्लोब के अंदर लाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस बेलन के अंदर ग्लोब को डाल दिया। इस बेलन के अंदर क्या किया, ग्लोब को डाल दिया। तो लो भाई, मैंने ग्लोब को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ग्लोब को डाल दिया, ये मैंने बना दी है देशांतर रेखाएं और ये मैंने बना दी है आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोब बन गया है उस कागज के अंदर। फिर हमने जला दी लाइट, ऑन कर दिया हमने, इसके अंदर जो भी लाइट का सिस्टम था, बल्ब था। जैसे ही हमने लाइट ऑन की तो आपके इस कागज पर, जो कि बेलनाकार शेप में मुड़ा हुआ है, इस कागज पर कुछ अक्षांश रेखाओं की छाया पड़ती है और फिर उस अक्षांश रेखाओं या देशांतर रेखाओं दोनों की पड़ेंगी। दोनों को आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। जो आपको जहाँ पर जो लाइन दिखेगी उसी को ड्रॉ कर लेना। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो आपको, जब आप उस कागज को, उस पेपर को समतल करोगे यानी खोलोगे तो किस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी, तो लगभग आपको कुछ कुछ शेप इस प्रकार की मिलेगी भाई। इस प्रकार की शेप आपको देखने को मिलेगी जब आप कागज को खोल दोगे। तो ये क्या है, यही है आपका बेलनाकार प्रक्षेप। ये मैंने क्या बना दिया, यही है आपका बेलनाकार प्रक्षेप। जब एक कागज को बेलन के ऊपर फोल्ड करके, यानी कागज को बेलनाकार शेप देके उसमें आप ग्लोब डाल दो, अंदर लाइट जला दो, जो रेखाएं दिखे उसको कागज पर अंकित कर दो और आफ्टर दैट फिर जब कागज को खोलोगे तो कुछ इस तरीके की आकृति, इस तरीके का फीचर आपको देखने को मिलेगा। इसे ही कहते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये है हमारी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ठीक एरिया प्रेजेंट होता है। तो भूमध्य रेखीय एरिया को अगर शुद्ध दिखाना है तो भूमध्य रेखा पर जो एरिया होता है उसकी मापनी बिल्कुल शुद्ध होती है इस प्रकार की प्रोजेक्शन के अंदर, भूमध्य रेखा वाले पर। और जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाते हो तो इसमें अशुद्धता बढ़ती चली जाती है, यानी ये फिर ठीक डाटा हमें नहीं देगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो आपको अशुद्धियाँ मिलेंगी। केवल भूमध्य रेखा पर ही इस आपके प्रोजेक्शन के अंदर शुद्धता देखी जाती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक हमें आयताकार एक ऐसा ग्रिड जाल प्राप्त हो जाता है और इस आयताकार ग्रिड जाल को ही कहते हैं बेलनाकार प्रक्षेप। अब ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया और इसके साथ कुछ लोग आपकी जियोमेट्रिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्शन को बनाने के लिए। जियोमेट्रिकल कुछ अलग से मेथड्स भी यूज़ होते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भूमध्य रेखीय एरियाज को अगर आपको प्रेजेंट करना है तो इस प्रकार का प्रोजेक्शन बेस्ट होता है। बट अगर आपको ध्रुवीय एरिया दिखाना है तो ये इस प्रकार के प्रोजेक्शन में ध्रुवों पर अत्यंत अशुद्धता होती है जो कि हमारे प्रोजेक्शन के लिए ठीक नहीं होती। तो बेलनाकार जो प्रक्षेप होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए ही अधिक यूज किए जाते हैं।
बाकी और आप देख लो भाई, दोनों एक दूसरे को समकोण पर भी काट रही है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उसके साथ साथ ध्रुवों पर, यानी हमारे ध्रुवीय एरिया तो यहाँ पर दिखते भी नहीं है, तो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार के प्रोजेक्शन में दिखाई नहीं दिए जाते। तो ध्रुवीय क्षेत्रों का मैप इस प्रकार के प्रोजेक्शन से आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है, तो आपको समझ में आ गया ना बेलनाकार प्रक्षेप कैसे क्या होता है। तो बेलनाकार प्रक्षेप के बाद सेकंड आता है हमारा शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप इंग्लिश में इसे कहते हैं भाई कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन तो कैसे क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, शंक्वाकार यानी शंकु। तो आप एक शंकु का शेप लोगे अपने कागज को, आपने कोई भी प्लेन पेपर लो, शंकु यानी एक कीप की शेप का, ठीक है, कीप की आकृति का, इस तरीके का। तो आपने कोई भी कागज लिया, प्लेन कागज, इस शंकु के चारों ओर शंकु की आकृति के अनुसार ही आप उस कागज को फोल्ड कर लो, पेपर को फोल्ड कर लो। आपने जैसे फोल्ड किया, अब क्या करोगे, आगे चलकर आप इसके अंदर, इस शंक्वाकार के अंदर क्या डाल दोगे, क्या डाल दिया भाई, ग्लोब डाल देंगे। जैसे हम ग्लोब डालेंगे तो कुछ इस तरीके का, ये बिल्कुल टच होना चाहिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और यहां पर अक्षांश रेखाएं भी बनाएंगे हम ऐसे। तो इस तरीके से जब आपने कागज फोल्ड कर लिया, शंकु आकार में, नीचे से ग्लोब डाला, अब ग्लोब के अंदर लाइट होनी चाहिए। जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे, फिर इस ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपके पेपर पर दिखने लगेंगी और उस पेपर पर आप उन सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अंकित कर लोगे। अब उसके बाद जब आप अपने पेपर को खोलोगे तो किस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी, तो कुछ आपको इस प्रकार की आकृति दिखेगी भाई। और ये सब कुछ आपने +2 के प्रैक्टिकल वर्क में भी बनाया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके की शेप नजर आएगी ऐसे। तो यही है आपका कोनिकल प्रोजेक्शन, इसे ही कहते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। यहां पर ये वाला पॉइंट आपका सेम, ठीक है। तो जब आप इस पेपर को खोलोगे, आपने सभी अक्षांश रेखाएं जो आपके पेपर पर दिख रही थी, देखो इतने पार्ट का तो पेपर में आ ही नहीं रहा, ग्लोब आपका इतना तो पेपर में आ ही नहीं रहा। तो एक चीज़ तो सीधे तौर पर साफ होती है, अगर हमने पूरे विश्व का मानचित्र बनाना है तो आपके शंक्वाकार प्रक्षेप को हम यूज़ नहीं कर सकते। आपको पूरे वर्ल्ड का मानचित्र एक साथ बनाना है तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन का यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि आधा ग्लोब तो आपका बाहर ही रह गया, आधे की ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने यहाँ पर अंकित की। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्शन बनता है वृत्तांश के रूप में बनता है, यानी सर्कल का एक अंश होता है, सर्कल का एक पार्ट के रूप में यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बनता है। तो आपकी पूरी पृथ्वी का मानचित्र एक साथ हम इस प्रकार के प्रक्षेप पर नहीं दिखा सकते। ये प्रक्षेप आपके केवल मध्य अक्षांशीय एरिया के लिए, मध्य अक्षांशीय। अब भाई ये देखो मध्य अक्षांशीय क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो टच कर रही है ना, यहाँ पर और यहाँ पर जो टच करेगा एरिया हमारे पेपर को, शंकु को, तो कौन सा अक्षांश है, देखो ये 0 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री और ये आपकी 35 या 37 जो भी डिग्री लगा लो, तो कितना क्या आ गया, ये वाला एरिया कौन सा है, आपका मध्य अक्षांशीय वाला। और मध्य अक्षांशीय में कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध वाला, शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया, ठीक है ना, यानी हमारी सब ट्रॉपिकल बेल्ट, सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट। तो सब ट्रॉपिकल पार्ट वाले अगर मानचित्र बनाना है, मैप बनाना है, तो उसके लिए आपके कोनिकल प्रोजेक्शन बेस्ट होते हैं। बाकी पूरी पृथ्वी का मैप आप इस पर नहीं बना सकते। तो समझ में आ गया आपको कोनिकल प्रोजेक्शन किस तरीके से कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रचना विधि के आधार पर थर्ड, शिरोबिंदु प्रक्षेप। इंग्लिश में इसे कहते हैं भाई जेनिथल प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या होता है, शिरोबिंदु यानी सिर पर पॉइंट कैसे करोगे, मैं यहाँ पे 2-3 आपके
ग्लोब बना रही हूँ 1 2 3। यहाँ पर जो पेपर रखे जाते हैं, मान लो आपका एक पेपर यहाँ पर ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर इस पॉइंट को ये पेपर टच करेगा। मान एक पेपर मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर इस ग्लोब को ये वाला पॉइंट टच करेगा पेपर को। मान लो मैं यहाँ पर एक पेपर ऐसे रख देती हूँ, आपके बिल्कुल एक खड़ा कर देती हूँ इधर इसमें ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट टच करेगा पेपर को, ठीक है ना। तो ग्लोब का कोई ना कोई पॉइंट पेपर को टच करेगा। हम कैसे भी पेपर को रख उस ग्लोब के ऊपर रखेंगे तब भी सेंटर वाला, साइड में खड़ा करेंगे तब भी सेंटर, और इधर करेंगे तब भी। तो ग्लोब का कोई ना कोई बिंदु और पेपर का भी कोई ना कोई पार्ट टच करेगा आपस में। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका कागज पर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर ऐसे रख दिया, इसके बाद क्या किया जाएगा, या तो ग्लोब के अंदर से प्रकाश डाला जाएगा या बाहर से, दोनों तरफ से डाल सकते हो। मान लो आपने ये पेपर रख दिया, आप नीचे से रोशनी डालोगे तो सारी जो रेखाएं हैं वो आपके पेपर पर नजर आएगी, आप उनको अंकित कर लोगे। यहाँ पर आप इधर से रोशनी डाल रहे हो तो सारी आपकी अक्षांश देशांतर रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी, आपने यहाँ पर सारी ऐसे बना लोगे। आप इधर से प्रकाश डालोगे तो यहाँ पर आपकी सारी रेखाएं दिखेगी, आपको यहाँ पर बना लोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आपकी अक्षांश रेखाओं को ग्लोब के किसी पॉइंट पर कागज को रखकर उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं अंकित कर ली जाती है, तो जो हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलेंगी, तो भाई आपकी अक्षांश रेखाएं तो वृत्ताकार मिलती हैं, यानी सर्कल के रूप में मिलती हैं, और देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी मिलती है इस प्रकार के प्रोजेक्शन के अंदर। समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो, अब ये वाला प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर अगर मान लो हम इस तरीके से पेपर को रख के बनाते तो आपको केवल इतने पार्ट की अक्षांश देशांतर रेखाएं दिखेंगी, ये नीचे वाला पार्ट सारा रह जाएगा। यहाँ पर हमें केवल इतने ही पार्ट की अक्षांश देशांतर रेखाएं दिखेंगी, ये वाला सारा छूट जाएगा। यहाँ पर इतने ही पार्ट की दिखेंगी, ये वाला सारा छूट जाएगा, क्योंकि सारे की सारी अक्षांश रेखाएं तो जाएंगी नहीं ना कागज पर, क्योंकि आपने केवल एक छोटे से बिंदु पर टच कर रहा है ना हमारा पेपर, इसी वजह से। तो आपके गोलार्ध के अगर मानचित्र बनाने हैं ना, आपको मान लो उत्तरी गोलार्ध का बनाना है तो ऊपर रखो, पूर्वी गोलार्ध का बनाना है पूर्व में रखो जैसे ये रखा, पश्चिमी गोलार्ध का बनाना है पश्चिम में रखो। इस तरीके से गोलार्ध के अगर आपको मैप बनाने हैं तब आपके इस प्रकार के प्रोजेक्शन यूज होते हैं, जिन्हें कहते हैं शिरोबिंदु प्रक्षेप। समझ में आ गया। तो केवल गोलार्धों के मैप बनाने के लिए इस प्रकार के प्रक्षेपों का, प्रोजेक्शंस का यूज किया जाता है। तो ये थे भाई यहाँ पर आपका शिरोबिंदु प्रक्षेप। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है हमारा रचना विधि के आधार पर रूढ़ प्रक्षेप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शनल प्रोजेक्शन, रूढ़ प्रक्षेप। अब इसमें क्या होता है, इसे परिवर्तित प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है, मॉडिफाइड प्रक्षेप भी इसे कहते हैं, मॉडिफाइड प्रक्षेप। इसमें किसी प्रकार की कोई पेपर यूज नहीं करना, कोई लाइट नहीं गिरनी, कुछ नहीं करना। ये इस तरीके के प्रक्षेप होते हैं जिसे कुछ विशेष पर्पज के लिए बनाया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो कोई विशेष पर्पज हो तभी इसी प्रकार के आपके रूढ़ प्रक्षेप बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्शन के अंदर गणितीय विधियों का अधिक यूज किया जाता है, गणितीय विधियों का अधिक यूज किया जाता है, इसीलिए रूढ़ प्रक्षेप को गणितीय प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इन प्रक्षेपों की बात करें तो आपको पता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। आगे चल के इसके काफ़ी टाइप भी होते हैं, ठीक है, तो वो आज की क्लास में हम नहीं करेंगे, फिर क्लास आपकी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो रूढ़ प्रक्षेप के आगे जाके कुछ टाइप भी होते हैं, शंक्वाकार के भी आगे जाके टाइप होते हैं, बेलनाकार के भी आगे चल के कुछ टाइप होते हैं, शिरोबिंदु के भी कुछ टाइप होते हैं। तो इन सब के आगे चलकर कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें करेंगे। तो यहाँ पर रूढ़ प्रक्षेप आपकी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जिनमें गणितीय विधियों का यूज किया जाता है, इसीलिए इन्हें गणितीय प्रक्षेप भी या गणितीय प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे भाई आपके प्रोजेक्शन। तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई है। तो क्लास पसंद आई है तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो। और हाँ, मेरे चैनल को मत भूलना, स्टडी विद दीपा सैनी। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं
तो आपकी पीजीटी लेवल की काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कंटेंट मैं कराने जा रही हूँ अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में टीजीटी और पीजीटी लेवल ज्योग्राफी का, और उसके साथ क्वेश्चन सीरीज भी आपको काफ़ी मिल जाएगी। तो ध्यान से करना और अच्छी तरीके से पढ़ लेना इन प्रोजेक्शंस को। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मैंने देखो आज आपको करवाए, आपको कहीं से मुश्किल लगे तो ईजी से हो जाएंगे। और उसके साथ साथ पेड कोर्स को भी ध्यान रखना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।